हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में उपसर्ग हाफ हुए थे, आज कंप्लीट करेंगे। हिंदी के 22 उपसर्ग होते हैं, उनमें से लगभग कंप्लीट हो गए हैं, 10 बचे हैं मेरे ख्याल से, वो आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उपसर्ग बता ही दिया था, एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो वे छोटे से छोटे शब्द जिनके वो टुकड़े ना कर सकें और वो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके जो उसका मूल रूप है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, या तो उसको या तो उसका रूप बढ़ा देते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं, या फिर घटा देते हैं। उपसर्ग का कोई एक उपसर्ग का कोई एक मतलब नहीं होता, उसके अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है, तो आगे उपसर्ग शुरू करते हैं हम। अव उपसर्ग से देखते हैं। अव, आ, प्र, दुर, निर, दुस, मिस और उद, सम और परा। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। इन उपसर्ग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अव उपसर्ग के बारे में देखते हैं। अव, आ, तो बच गया है। तो सबसे पहले अव के बारे में देखते हैं। अब इनमें परिवर्तन कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो एज इट इज जो मैंने बताया था, यानी कि उपसर्ग है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अव को ले लेते हैं, या तो अव के बाद कोई जो भी शब्द आएगा वो व्यंजन से शुरू होगा तो अव एज इट इज निकल जाएगा। अगर वो स्वर से शुरू हो रहा है तो उसमें से निकालना होगा, संधि हुई होगी। वो कौन सी संधि है, वो संधि में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और या फिर वो प्रत्यय के प्रभाव से उसका अगले वाला जो अक्षर है वो उसमें चेंज आ गया होगा, उसकी वृद्धि हो गई होगी। बता चुकी हूँ ये मैं पहले ही, और एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। वो प्रत्यय कौन कौन से हैं? या तो वो ई है, या फिर अयन है, या फिर इक है, या फिर यह है, या फिर ए है। इन प्रत्ययों के प्रभाव से ऐसे आ हो जाता है, ई और ए से ए हो जाता है, और ओ, उ और उ, इनसे क्या हो जाता है? औ हो जाता है। इन प्रत्यय लगने के प्रभाव से ये ए आ में बदल जाएगा, ई ए में बदल जाएगा, ओ उ औ में बदल जाएगा, यानी कि इनकी वृद्धि हो रही है सब में। ठीक है, तो ये प्रत्यय के प्रभाव से ये प्रभाव पड़ेंगे। अब सबसे पहले अव का देखते हैं। अव का क्या होगा? सबसे पहले तो इसका देखेंगे कि इसका जो व्यंजन के साथ है, वो जो मूल शब्द जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं अव शब्द से। तो अव से कौन कौन से बनते हैं आपके? अवकाश। अब देखो, इसमें पहले अव है और फिर कै है, यानी कि कै क्या है? व्यंजन है। अवकाश है, अवसर है, अवमानना है, अवलेह है। अवलेह का मतलब होता है चटनी। ठीक है, अवलेह है, अवज्ञा है, अवशेष है, अवनति है, और ये तो अब सीधे सीधे इसमें से तो छांट सकते हैं, क्योंकि ये इनके पीछे कै उपसर्ग है। ये अव उपसर्ग के बाद कै जो है वो व्यंजन है, यहाँ पर कै व्यंजन है, श व्यंजन है, स व्यंजन है, मैं, ने, वे, ले,
इसमें व्यंजन है, ये एज इट इज है, ठीक है। अब इसमें अवेक्षण देखो, अवेक्षण, अव प्लस में ईक्षण, अवेक्षण, ए प्लस ई क्या बनता है, ई, ए ई ए, यानी कि ये छोटी ए बनी, तो ये कौन सी संधि हुई, ये आपकी हुई गुण संधि। अवेक्षण और अवेक्षा, अव प्लस इक्षा। अब इसमें भी गुण है, गुण संधि, इसमें भी गुण संधि है, ठीक है। ये तो संधि हो रही है, अवांतर, अवाप्ति, अव प्लस अंतर। तो ये ए है और ये ए है, और ए क्या हो रहे हैं, आ हो रहे हैं, तो इसमें कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। अब इसमें अव प्लस आपति, यही निकला ना, यहाँ से अव और ये आ है, तो आ और ए आ बन रहा है, तो इसमें भी दीर्घ संधि है। अगर संधि का टॉपिक नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, वहां से संधि क्लियर हो जाएगी। अब प्रत्यय के प्रभाव से क्या बन सकता है, ये तो हो गई आपकी स्वर संधि, ये तो हो गई स्वर संधि के उदाहरण। अब ऐसे ही व्यंजन संधि के भी हो सकते हैं। व्यंजन संधि के कैसे हो सकते हैं, अवच्छेद, अवच्छेद, तो ये अवच्छेद है, ये हमने देखा था कि यहाँ छ आने से ये च का आगम हो जाता है। अगर पहले स्वर हो, यहाँ जो भी उपसर्ग है वहां से उसका अंत स्वर से हो, और यहाँ पर छ आए तो उसके बीच में छ का आगम हो जाता है। जैसे कि परिच्छेद में भी हमने देखा था कि परि प्लस छेद, तो परिच्छेद हो गया, च आधा च का आगमन हो गया। तो अब क्योंकि वो परि उपसर्ग में चला गया, हमें देखना क्या है, अव उपसर्ग देखना है, तो अवच्छेद, अवच्छिन्न, अवच्छिन्न, अव प्लस छिन्न, मतलब बिखरे हुए, अव प्लस छिन्न, अवच्छिन्न। तो यहाँ पर भी छ का आगमन हो गया इस छ की वजह से, तो यहाँ कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। यहाँ पर कौन सी है, व्यंजन संधि है, क्योंकि आगमन क्या किसका हो रहा है, छ का, और छ क्या है, व्यंजन है। जिसमें भी परिवर्तन हो, छ की वजह से आ रहा है, छ की वजह से परिवर्तन हुआ है, तो ये क्या है, व्यंजन संधि। अब प्रत्यय के प्रभाव से देखेंगे, आवयविक, तो इसमें मेन शब्द क्या है, अवयव, अवयव प्लस में इक। तो इक के प्रभाव से, इक प्रत्यय के प्रभाव से ये अवयव का ये अव जो है ये आ हो गया है। यहाँ पर पहले बताया था मैंने, इक प्रत्यय, अयन प्रत्यय, ई प्रत्यय, यह प्रत्यय की वजह से, के प्रभाव की वजह से ये पहला वर्ड क्या हो जाएगा, इसकी वृद्धि हो जाएगी। एक में ऐसे आ बनेगा, ई से ए बनेगा, उ ओ से ओ बनेगा, तो ये अवयविक हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और इसके प्रत्यय वाला ही देखो, आवधिक। अब सबने सुना है, ये तो सब सुना हुआ है, किससे बना है, अवधि प्लस इक से। मेन शब्द क्या है इसमें, दी, और प्रत्यय क्या है, अव, प्रत्यय क्या है, अव, और इक प्रत्यय की लगने की वजह से ये आव हो गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आव हुआ, यहाँ पर आव हुआ, और ये तो आव निकाल ही लोगे। यहाँ पर दीर्घ, ये जो है, हाँ, दीर्घ संधि हुई है, ए आ, ठीक है। और यहाँ गुण संधि, ये अव यहाँ पर दिख नहीं रहा है वैसे तो, लेकिन अगर गुण संधि अच्छे से क्लियर होगी तो ये अवेक्षा निकल कर, अव प्लस इक्षा निकल कर आ जाएगा इससे। और ये तो निकाल ही लोगे, अव, इसमें तो ऐसे कैसे दिख रहे हैं एज इट इज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो ये अ उपसर्ग हो गया। अगला देखते हैं आ उपसर्ग।
आ उपसर्ग छोटा सा है। आ उपसर्ग में क्योंकि स्वर संधि में जो भी है ना वो आ उपसर्ग का यूज कहीं भी नहीं होता। आ उपसर्ग से कोई भी संधि नहीं हुई, तो सिर्फ व्यंजन संधि में आ उपसर्ग के एग्जाम्पल मिलते हैं। वो व्यंजन संधि देखेंगे और एज इट इज वाले देखेंगे। ठीक है। आकर्षण, आकार, आकृति, आदेश, आज्ञा, अब व्यंजन संधि वाले देखेंगे। ये तो एज इट इज वाले हैं, इसमें तो ऐसे कैसे निकाल लोगे। आ सामने दिख ही रहा है, सभी शब्दों में आ सब में दिख ही रहा है ना। तो ये तो वैसे के वैसे निकल जाएगा। और जो व्यंजन संधि वाले कौन से हैं? आच्छादन, आच्छादन, आच्छेद। तो अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर भी देखो छह है और यहाँ पर क्या है, अंत किससे हो रहा है? आ से। और आ क्या है? स्वर है। तो स्वर से अंत हो प्लस में क्या हो? छह हो, छह व्यंजन हो तो इसमें क्या हो जाता है? तो छह का आगमन हो जाता है। आगमन व्यंजन संधि में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया? आ प्लस छेद, आच्छेद। और यहाँ पर क्या हुआ था? आ प्लस छादन, छादन। ठीक है। तो ये कौन सी है? व्यंजन संधि। ये है व्यंजन संधि और ये एज इट इज वाले हैं। तो ये है आ उपसर्ग। तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा है? तीसरा है उप। तीसरा कौन सा उपसर्ग है? उप है। उपालंब का क्या अर्थ होता है? उपालंब का अर्थ होता है उलाहना देना। ठीक है। तो ये तो आपके एज इट इज वाले अक्षर वाले हैं, पहचान में आए जाएंगे, वैसे के वैसे ही मिलेंगे। तो ठीक है।
उपेंद्र, उप प्लस इंद्र। अब ये देखना है, उपेंद्र है और ये उपसर्ग कौन सा है, उप है। ए प्लस ई ए हो रहा है और ये किस में होता है, गुण संधि में होता है। उपेंद्र और उपेक्षा, 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 ए ई प्लस ई क्या होगा, ए होगा। उपेक्षा यहाँ भी क्या है, गुण संधि मैंने पहले ही बताया था। ए और ओ क्या है, आपके संस्कृत के गुण स्वर हैं, संस्कृत के गुण स्वर हैं। पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ ये बात में, ठीक है। अब देखेंगे, ये तो हो गई स्वर संधि। अब देखेंगे अब क्या होगा, या तो प्रत्यय के प्रभाव से देखेंगे या फिर देखेंगे कि इसको किससे, व्यंजन संधि से। तो उप से व्यंजन संधि कौन सी बनती है, पहले प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय इसे क्या बनेगा, ओपाश्य, ओपाश्य। उप आस प्लस ये। अब मैंने कौन कौन से प्रत्यय बताए थे, यह बताया था, ई बताया था, अयन बताया था, ए बताया था और इक बताया था। उनके प्रभाव से क्या हो जाता है, पहला जो है ऊ से ओ बन गया ना, ये ओपाश्य, औपनिवेशिक। उप प्लस नी वेश प्लस इक। अब इसमें दो उपसर्ग हैं, उप और नी, लेकिन इसमें पहले वाला देखेंगे, पहले वाले, क्योंकि इक प्रत्यय के प्रभाव से ये पहले वाला में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, उप से के ऊ से ओ हुआ है। ये प्रत्यय के प्रभाव से उप उपसर्ग में जो है बदलाव होते हैं वो है। अब अगला कौन सा है, प्रय उपसर्ग है। अगला कौन सा है, प्रय उपसर्ग है। प्रय उपसर्ग है, देखें प्रय उपसर्ग में कौन कौन से हैं, एज इट इज वाले देखेंगे। प्रय के कौन से हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिज्ञा, ओ प्रति नहीं, प्रय उपसर्ग वाले देखने हैं ना, प्रय वाले, मतलब प्रति वाले देखने, प्रय वाले देखने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रय का प्रकरण, यहाँ है ना प्रय उपसर्ग, और प्रकृति, प्रहसन, प्रसुता, प्रसन्न, अब ये तो वैसे के वैसे वाले हैं जो शब्द के शब्द है, ठीक है। प्रस्तावना, प्रवीण, प्रवीण में तो व्यंजन संधि भी है, प्र प्लस वीण। अब न का न हो गया है तो इसमें व्यंजन संधि भी है, व्यंजन संधि भी है, ठीक है। और अब देखेंगे प्रत्यय के प्रभाव से, जो स्वर संधि के प्रभाव से देखेंगे। सबसे पहले स्वर संधि के देखेंगे, फिर देखेंगे व्यंजन संधि के, और उसके बाद देखेंगे प्रत्यय के प्रभाव से, ठीक है। तो प्रार्थी, प्रार्थी, प्राचार्य, प्रार्थी, प्राचार्य, प्राध्यापक, प्रारब्ध,
अब इनमें प्रा 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 दिख रहा है, लेकिन क्यों? इसमें है क्या? प्र प्लस अर्थी, प्रार्थी। ए आ हो गया, तो ये कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है, प्राचार्य। प्र प्लस आचार्य, आचार्य। इसमें भी ए आ तो दीर्घ संधि है। प्राध्यापक, प्र अधि प्लस आपक। अब इसमें दो है, इसमें दो जो है अपने उपसर्ग है, लेकिन इसमें भी ए और आ हो रहा है, प्रा हो रहा है, तो ये दीर्घ संधि है यहाँ पर भी। प्रारब्ध, प्र प्लस आरब्ध, यानी पूर्व जन्म का प्रारब्ध, दीर्घ संधि है इसमें भी क्या है? आपकी दीर्घ संधि है। अब प्र किस तरीके से देखेंगे? तीसरी बात इसमें व्यंजन संधि कौन कौन सी है? तो प्रछन्न, प्र प्लस छन्न, तो बनेगा क्या? प्रछन्न, प्रछन्न। ठीक है, इसमें क्या है? व्यंजन संधि, यानी कि च का आगम हो रहा है। ये है, यहाँ पर है प्र उपसर्ग। अब प्रत्यय के प्रभाव से देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रत्यय के प्रभाव से और देखेंगे कौन कौन से बनेंगे। प्रादेशिक, प्रासंगिक, प्रायोगिक, प्राविधिक और प्र प्लस देश प्लस इक। अब ये इक प्रत्यय क्या बना रहा है? प्र को प्रा बना रहा है यहाँ पर। प्रासंगिक में प्र संग प्लस इक, यहाँ पर भी इक प्रत्यय की वजह से प्र प्रा बन रहा है, और प्र आयोग प्लस इक, इक प्रत्यय। यहाँ पर आ भी उपसर्ग जो है निकल रहा है, आ प्लस योग भी, और एक और निकाल सकते हैं, और प्राविधिक प्रविधि प्लस इक। यहाँ पर भी इक प्रत्यय की वजह से ए आ हो रहा है, तो ये हुआ प्र उपसर्ग कंप्लीट। नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे दुर। अब ये प्रत्यय समझने वाले हैं, इनको आसानी से समझा थोड़ा मुश्किल जाएगा, पर देखते हैं। सबसे पहले जो है दुर उपसर्ग देखेंगे। दुर में क्या रूल है कि दुर जो है वो शब्द के साथ व्यंजन आए रे को छोड़कर, एक तो इस तरीके से दुर उपसर्ग निकलेगा। अब ये बता रही हूँ कि मैं दुर उपसर्ग कैसे निकाल सकते हो शब्द में से। तो सबसे पहले दुर उपसर्ग कैसे निकालेंगे, या तो उसके बाद में व्यंजन होगा, दुर के बाद में कोई भी व्यंजन होगा, लेकिन वो रे नहीं होगा। रे के अगर रे हुआ तो अलग रूल बनेगा, वो आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? दुर प्लस स्वर। तो स्वर होगा तो वो उसमें दुर में शामिल हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये समझ जाना, ठीक है। और दुर प्लस रे, तो जो दू है वो तो बड़ा दू बनेगा, यानी कि बड़ी जो छोटी मात्रा है या तो वो नी की होगी, चाहे नी के ऊपर ई की मात्रा हो, दू के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा हो, वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और क्या होगा? ये मात्रा बड़ी होगी और एक रे का लोप हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्यय के प्रभाव से अब सबसे पहले वाले देखते हैं। पहले वाले रूल के अनुसार कौन कौन से आएंगे? पहले वाले के अनुसार कौन कौन सा आएगा? दुर्योग, दुर प्लस योग दुर्योग। दुर्लंघ्य, यानी जिसको लांघना मुश्किल हो। दुर का मतलब मुश्किल, दुर उपसर्ग मुश्किल के अर्थ में आता है आपका।
ठीक है, दुर्योधन, दुर्भाग्य, दुर्बल। अब ये देख रहे हो ना, यहाँ पर कहीं पर भी जो है यह जो रे नहीं है, यहाँ पर यह है, ल है, और ये द है, ब है, यहाँ पर कहीं पर भी रे नहीं दिख रहा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपका, स्वर। स्वर शामिल होगा तो दुरात्मा, दुरात्मा, और दुर प्लस आत्मा। तो इसमें क्या हुआ है, ए और आ हुआ है, ये क्या हुई है, दीर्घ संधि। और दुर्भिसंधि, और दुरूह, दुर्रूह, दुरूह। ठीक है, दुरऊह, ऊ है ये, ऊ। ठीक है, और तीसरा अपना है रे वाला। इनको साफ कर देती हूँ मैं, रे वाले करवाती हूँ फिर। ये देखो रे, दुर प्लस राज, दुर प्लस, तो ये क्या होगा, दुराज। इस रे का हो गया लोप, और ये दू क्या हो गया, बड़ा दू। ठीक है, दुर प्लस रम्य, तो क्या होगा, दुरम्य। इस रे का लोप, ये दू बड़ा दू। ठीक है, अब प्रत्यय के प्रभाव से दौर्बल्य और दौर्जन्य। दौर्बल्य में ये ओ, बड़ा ओ वाली मात्रा दिख रही है ना, तो यानी कि ये कौन सा हुआ होगा, ऊ हुआ होगा। शुरू वाला ऊ ही तो ओ में बदलता है, तो क्या है, दुर प्लस बल प्लस यह प्रत्यय यहां से निकलेगा। यहाँ पर दुर प्लस जन प्लस यह। अब क्या बता रखा है, यह के प्रभाव से क्या बन जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो ये ऊ ओ में बदल गया, इस वाले ओ में। ठीक है, तो ये प्रत्यय के प्रभाव से वृद्धि हो गई इसमें। दूसरा अगला क्या है, निर है। निर में भी ऐसे ही रूल देखेंगे कुछ। निर प्लस व्यंजन, और वो व्यंजन कौन से नहीं होंगे, रे को छोड़कर होंगे, रे को छोड़कर। दूसरा रूल, निर प्लस स्वर, अगर स्वर आए तो वो ऐड हो जाएगा। निर प्लस रे, तो वैसे ही ई, छोटी ई क्या हो जाएगी, बड़ी ई, और रे का हो जाएगा आपका लोप। ठीक है, 4 प्रत्यय का प्रभाव, प्रत्यय का प्रभाव व्यंजन वाले देखें। निर्बल, निर्जन, निर्बल, निर्जन, निर्जल लिख लो, निर्जन लिख लो, निर्बल लिख लिया, और निराकरण, वो तो उसमें स्वर वाले में चला जाएगा। और क्या है आपका, निर से
निरंकुश है, निर्नुनासिक है, निरुत्साह है, निर्निमेष है, और ये तो वैसे के वैसे है, निर दिख रहा है सभी में, निर 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 निर, ठीक है। निर प्लस उत्साह, निर प्लस निमेष, ठीक। और निर, ये स्वर वाले दूसरे नंबर के देखेंगे, निरंतर, निर प्लस अंतर, तो ए आ, तो ये क्या है, दिल। निराकार, निर प्लस आकार, क्या है, दीर्घ संधि है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। और ये रे वाले और देखें, रे से देखेंगे, निर प्लस रज, निर प्लस रव, निर प्लस रंध्र। अब इनका क्या होगा, रे का लोप होगा, ये नी बड़ी बनेगी, सीधी सी बात है। तो ये नीरज, ये नीरव, सॉरी बड़ी बनेगी, नीरव, ये निरंध्र, निरंध्र। अब प्रत्यय का प्रभाव देखते हैं, चौथा क्या है, प्रत्यय का प्रभाव। तो नैरंतर्य, नैरुज्य, निर प्लस अंतर प्लस य। अब ये के प्रभाव से नी की ई क्या बन गई, ई ए बन गई। और नैरुज्य में निर प्लस रुज प्लस य। अब ये के प्रभाव से निर, नैरुज्य निरुज्य बन गया, ठीक है। निर प्लस मल प्लस य। अब यह के प्रभाव से निर, नैर बन गया, ठीक। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अगली अपनी है दुष और निश। अब ये निर और दुर की तरह ही, निर दुर की तरह ही दुष और निश है, दोनों को एक साथ ही लेके चल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे दुष। अब ये दुष प्लस तय और शय, दुष प्लस तय और शय। अब इनसे क्या बनेगा, शय से बनेगा, दुष प्लस चय छय शय। अब ये चय और छय और शय क्या है, चय छय और शय क्या क्या है, चय छय शय आपकी जो है तालव्य ध्वनियां है, पता है ना, तालव्य ध्वनियां। और ये शय क्या है, ये दंत है, ये क्या है, तालव्य है, और ये दंत है। तो ये अपने किस में बदलेगा, तालव्य में, यानी कि इसमें। किसमें बदलेगा, इस शय में। और दुष प्लस कै पै और ठ आने की वजह से ये इस शय में बदलेगा। ये क्या है, इस शय का मूर्धन्यकरण किसकी वजह से, उ और ई, क्योंकि मूर्धन्य ध्वनियां है, ये मूर्धन्य ध्वनियां है यहाँ पर। तो इसके प्रभाव से
इसके प्रभाव से ये श किस में चेंज हो जाएगा, इस श में चेंज हो जाएगा, और इनके आने से कै पै फै के आने से। और ये तो देख ही लिए। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। दुष से दुष प्लस तर, दुष प्लस साहस। अब इसमें क्या होगा, ये वाला से बनेगा तो दुष्तर, और ये दुस्साहस, ये बनेगा दुस्साहस। अब च छ आने से, च छ और श आने से क्या क्या बनेगा, दुष प्लस शेष, दुष्शेष, और दुष प्लस शील, दुष्शील, दुष प्लस शासन, दुशासन। क्योंकि ये जो है ये तालव्य ध्वनियां हैं, तो ये तालव्य है, यहाँ पर जो आ रही है वो ध्वनि तालव्य है, तो ये यहाँ पर ये ऊ है, ये क्या है, ये तालव्य है, तो ये ये स क्या है, ये दंत है, दंत है, और ये अपने तालव्य में बदलेगा, और इसका तालव्य कौन सा है, ये श है, ये श तालव्य है, इसमें बदलेगा। तो ये ऐसे इनसे उपसर्ग निकाल लेंगे। अब कै पै फै और देखो, कै पै फै, इनमें दुष प्लस कार, दुष्कर, चलो दुष्कर, दुष प्लस प्रभाव, दुष्प्रभाव, दुष प्लस परिणाम, दुष्परिणाम। ठीक है ना, ये पै आ रहा है, कै आ रहा है कहीं पे, ये फै दुष्फल, दुष्फल नहीं, देखो एक मिनट, दुष प्लस फल क्या बनेगा, दुष्फल। तो ये आपके क्या पैसा है, किसकी वजह से, इनके ऊ की वजह से, ये मूर्धन्य, ये जो क्या है श है, ये इसका मूर्धन्यीकरण हो जाएगा इनकी वजह से, इस ऊ की वजह से। ठीक है, ये है दुष उपसर्ग। अब निस देखो, निस में क्या है, निस में भी सेम रूल है, निश प्लस पै और श आने पर ये स बनेगा, निश प्लस च छ और श जो है तालव्य ध्वनियां आने से क्या बनेगा, ये श बनेगा, और निश प्लस कै पै फै। जो मैं ई की बात कर रही थी ना कि ई मूर्धन्य है, ई और उ मूर्धन्य है, उन मूर्धन्य की वजह से ये श अपने श मूर्धन्य में बदल जाएगा। ठीक है, ये मैं हलंत किस लिए लगा रही हूँ, क्योंकि ये छोटा ही बनेगा, किसी में भी देख लो छोटा ही बनता है, ये श भी छोटा ही रहेगा। जैसे दुष्कर में ये श छोटा रह गया था ना, तो ऐसे ही इसलिए इनके सबके हलंत लगी हुई है। और तो कोई नहीं, चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं। निश प्लस तैश, निश प्लस
तेज, निस प्लस संदेह तो निसंदेह, गलत लिखा गया, निसंदेह, और ये निस्तेज। ठीक है, च छ श तालव्य, इनकी वजह से ये अपने तालव्य में बदलेगा, तो निश प्लस शेष तो निशेष, निश प्लस शब्द क्या बनेगा, निशब्द, निशब्द। ये देखो छोटे बन रहे हैं ना, सभी छोटे, और निस प्लस च तो निश्चय, निश्चल देख लो, वैसे ही निश प्लस छल तो वो निश्चल हो जाएगा। अब स कैसे बनेगा, निस प्लस कलंक, निश प्लस निश प्लस निष्कलंक, तो ये निष्कलंक बनेगा ना, निष्कलंक, निष्क्रमण तो निष्क्रमण। ठीक है, मूर्धन्य बन गया, मूर्धन्यकरण हो गया, तो ये है आपका निस उपसर्ग। आगे बचा उद। अब उद या तो अघोष के साथ आएगा या फिर उद आएगा घोष के साथ, या फिर उद आपको जय के साथ मिलेगा तो उज हो जाएगा, उज। उद आपको मिलेगा किसके साथ, ड के, तो उड हो जाएगा। मैंने बताया था कि व्यंजन संधि में कि उद जो तय और द है वो बहुत ही लोचदार व्यंजन है, उसके आगे जो भी अक्षर आता है वो उसी की तरह बदल जाएंगे। तो ये जय आ रहा है तो जय बन गया, ड आ रहा है तो ड बन गया, उद प्लस ल आ रहा है तो ल बन जाएगा, उल्ल बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। उत्कर्ष, उद प्लस कर्ष, उद प्लस कर्ष। अब ये क्या है, क्या अघोष है, उसकी वजह से द अपने किस में बदलेगा, अघोष में, और इसका अघोष कौन सा है, इसके पहले नंबर का तैत है द, तैत है द तो तय, उत्कर्ष, उत्कंठ, उद प्लस कंठ प्लस कंठ, उपसर्ग, नहीं उद पढ़ रहे हैं ना, उद प्लस दीप्त तो उद्दीप्त। ये क्या है, घोष है। अब ये द का द ही रहेगा क्योंकि ये तो द खुद घोष है ना, उद प्लस दंड तो उद्दंड, उद्दंड बच्चा। ठीक है, अब इनका चक्कर देख लेते हैं। इनका ये क्या है, उद, उज और उड और उद। अब ये उद वाला देखो, उद क्या आगे ज आएगा, किस में आएगा, उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल तो क्या बनेगा, उज्ज्वल। ये जय बन गया ना, उद प्लस जयिनी क्या बनेगा, उज्जयिनी।
और उद प्लस डयन तो उड्डयन। उद प्लस लंघन तो क्या बनेगा? उल्लंघन। और छ वाले भी देख लो एक बार। उद प्लस छ और श आने से च बन जाएगा च तो उद प्लस चारण तो क्या बनेगा? उच्चारण। ये देखो यहाँ पर कहीं भी उद उपसर्ग दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, लेकिन इसमें उद उपसर्ग है। इसमें संधि करने के बाद उद उपसर्ग है। मैं ये बताना चाह रही हूँ इतनी देर से संधि कर करके कि इसमें उद उपसर्ग है भाई। और उद प्लस छिन्न तो उच्छिन्न। उद प्लस छादन उच्छादन। ठीक है, तो ये यहां पर भी उद उद उद, चाहे उच्च हो चाहे उच्च हो चाहे उन हो, वहां पर क्या है? उद ही है। और क्या बच गया अपना लास्ट वाला सम उपसर्ग। सम में तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं। समग्र सम प्लस अग्र समग्र तो ए आ दीर्घ संधि। और समाचार सम प्लस आचार, इसमें भी कौन सी है? दीर्घ संधि। और समीक्षा, ये देखो यहां पर नहीं दिख रहा तो सम प्लस ईक्षा समीक्षा। ए ई मणि क्या? ए ई और समीक्षा। समीक्षा थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा और देखती हूँ कोई एग्जाम्पल। एक सेकंड। संपदा संपुट। अब इसमें क्या है? इसमें भी प्रत्यय के प्रभाव से बन रहे हैं शब्द। इसमें भी प्रत्यय के प्रभाव से कुछ शब्द बन रहे हैं। एक तो क्या है? संवैधानिक। और एक क्या है? सांसारिक। संविधान मूल शब्द है प्लस इक प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें भी सम प्लस सार प्लस इक। अब इस इक प्रत्यय का सारा खेल है। ये सम, ये का सा हो गया। एक उपसर्ग और है लास्ट वाला, पराकाष्ठा। इसमें इतने ज्यादा शब्द हैं भी नहीं। पराजय एज इट इज वाले ही मिलेंगे। ठीक। और लास्ट वाले वीडियो में मेरे ख्याल से कौन सा रह गया था? नी रह गया था। तो नी से देख सकते हो। निलय, निकारण, निकाय, निवेश, ये कुछ छोटे छोटे शब्द है, देख लेना। जो भी मेन वाले थे वो मैंने करवा दिए हैं। उपसर्ग कंप्लीट है। आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।